छात्राओं, दिस इज यथार्थ केमिस्ट्री। शुरू करते हैं आज के यथार्थ शेर के साथ। हर एक फैसला नहीं होता सिक्का उछाल के, हर एक फैसला नहीं होता सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और आज के आशिक को क्या पता कैसे रखते थे खत पे कलेजा निकाल के। तो बस आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखें, कंसंट्रेट करें। और आज हम आ गए हैं आपके पास लेक्चर नंबर 7 लेकर के, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से सबसे खास पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम परमैंगनेट की फॉर्मेशन को लेकर के। देखते शुरू करते हैं कैसे क्या इसका फॉर्मेशन होता है। आसान तरीके समझने का प्रयास करेंगे, अगर समझ में ना आए तो थोड़ा सा और ज्यादा प्रयास करेंगे। तो डी ब्लॉक का सबसे पहला भाग भाई क्या, ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सर आपका +2, क्योंकि +3 +4 +5 +6 +7 मैग्नीज में शो करता है, जबकि ऑस्मियम में +8 भी शो करता है। हालांकि 3D सीरीज में मैग्नीज जो है सर आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है सर आपका वो +2 होता है। जबकि यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। Mn+2 अगर आपके पास में है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने वाला है तो किस प्रकार का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है सर, तो ये रहा आपका MO, मतलब जो कंपाउंड बनेगा वो आयोनिक फॉर्म में बनेगा। अगला देखते हैं, लेकिन ऐसा केस कब होगा। देखिए सर यहाँ पर स्कैंडियम के केस में बदल जाता है ये मामला। अगर ये स्कैंडियम +3 हो और ऑक्सीजन के साथ में हो तो ये बनेगा सर आपका स्कैंडियम 2+। ये स्कैंडियम +3 है, जबकि ये आपका फॉर्मेशन क्या कर रहा है, स्कैंडियम 2 और O3 Sc2O3, जो कि सर आपका +3 में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल कंपाउंड बनाता है ये। ठीक है, और अगर हम देखते हैं इफ यू मूव इन 3D सीरीज मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कंपाउंड गेट फॉर्म्ड। Sc2O3, TiO2, B2O5, CrO3, Mn2O7, Fe2O3, ये सारा प्रकार का कंपाउंड का फॉर्मेशन है सर। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि आप पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ चुके होंगे, जो कि फजान्स रूल्स के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल क्या कहता है, मोर द पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल आयन। अगर जो है मेटल आयन में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा सर, मोर विल बी द कोवैलेंट कैरेक्टर। उसका कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा सर, ज्यादा होगा। इसको देखेंगे ऐसे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर। क्योंकि अभी बोला गया ना कि जैसे ही सर आपका पॉजिटिव चार्ज जो है ज्यादा होगा, वैसे ही आपका जो है इसका कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, एक दूसरे के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो कोवैलेंट कैरेक्टर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनिक कैरेक्टर के। अब ये जो आयोनिक कैरेक्टर है, दिस इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और यही कारण होता है कि B2O5 एंड CrO3 हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। और जैसे कि यहां पर जो है सर CrO3 जो है आपका, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, इस कारण से भी जो है सर आपका इसका यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, अगर हम इसके एसिडिक कैरेक्टर की ओर मूव करें, एसिडिक स्ट्रेंथ की ओर मूव करें, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी ऑक्साइड्स का क्या होगा सर, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब इसमें जो है सर आपका ये रीजन क्या होगा भाई, कि भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे Mn2O7 है, Mn2O7 है और CrO3 आर एसिडिक ऑक्साइड। ये जो सर आपका आपका एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। बस ये यहाँ पर बात आपको याद रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी ऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पे क्या आता है, जो यहाँ से अब मेन आपका टॉपिक स्टार्ट होता है कि ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनाइंस ऑफ मेटल।
अगर आपका Mn2O7 अगर पानी के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाएगा सर आपका HMnO4। अगर यही चीज आपका CrO3 पानी के साथ में बनाता है तो H2CrO4 बनाएगा, H2Cr2O7 भी बनाएगा। आगे जा करके आता है V2O5 प्लस H2O। ये जो है आपका एम्फॉर्टिक नेचर का होता है, एम्फॉर्टिक नेचर का होता है। जबकि अगर इसी का और भी कंपाउंड देखें हम, अगर वेनेडियम का, अगर वेनेडियम का और भी कंपाउंड देखा जाए, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में है V2O3 है, जबकि ये आपका लेस बेसिक होता है, और आगे आपका जाकर के V2O4 है, तो ये जो है आपका मोर बेसिक नेचर का होता है, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर इसमें ये शो करता है। बस अब आपका यहाँ पर एक बार और देख लेंगे कि अगर क्रोमियम ऑक्साइड है, अगर ये आपका क्रोमियम ऑक्साइड है तो ये आपका बेसिक नेचर का होगा। और एक साथ में यहाँ पर देखेंगे कि Cr2O3 है तो ये भी आपका एम्फॉर्टिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और एक और लास्ट जो कि CrO3 जो होता है ये आपका बनाएगा एसिडिक कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग देख रहे हैं कि आपका K2Cr2O7 और साथ में MnO4 का फॉर्मेशन कैसे होता है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको रब कर देते हैं सर। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है। अब हम लोग शुरू करते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन के बारे में। देखो इसका प्रिपरेशन कैसे होगा भाई, तो सबसे पहले जो है हम लोगों को लेना पड़ता है इसके लिए क्रोमाइट ओर। ठीक है, क्रोमाइट ओर जैसे कि यहाँ पर लिख दिए हैं, फर्स्ट वी हैव टू टेक ओर। कौन सा लेंगे? क्रोमाइट ओर FeCr2O4। ठीक है सर, ये ले लेने के बाद जैसे सिंपल वे में हम लोग आसान तरीके से याद करने के लिए क्या करेंगे कि हम सबसे पहला क्या किए, क्रोमाइट ओर ले लिए। क्रोमाइट ओर को लेने के बाद उसको कन्वर्ट किया जाएगा क्रोमेट में। फिर उस क्रोमेट को लेकर के जो है हम रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। अगर अन्यथा कोई और एसिड लेंगे तो कुछ और प्रोडक्ट बन जाएगा, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड का ही इस्तेमाल किया जाता है। फिर जब इसको हम एसिड के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो बन जाएगा हमारा डाइक्रोमेट। अब फिर साथ ही जो है सर डाइक्रोमेट बन गया। अब इसको KCl के साथ में रिएक्शन जब कराएंगे तो ये बन गया सर आपका फाइनली पोटासियम डाइक्रोमेट, जिसका कि हमको रिक्वायरमेंट है। अब इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहला बोला गया हमको कि एक हमको क्रोमाइट ओर लेना चाहिए, तो क्रोमाइट ओर कौन है? FeCr2O4 जो कि ब्लैक कलर का होगा। साथ में जो है Na2CO3 मिला देंगे और ऑक्सीजन साथ में रहेगा, एयर यहां पर ले लिया जाएगा सर। अब ये जब तीनों आपस में मिलता है तो हमारा बन जाता है क्या? सोडियम क्रोमेट। ठीक है, क्योंकि अभी क्रोमाइट था, क्रोमेट में कन्वर्ट किए हम। क्रोमाइट है ना, तो उसको क्रोमेट में चेंज कर लिए, तो क्रोमेट में चेंज हो गया तो सर आपके बन गया यहाँ पर आपका सोडियम क्रोमेट जो कि येलो कलर का होता है। जबकि आपका सर क्रोमाइट ओर जो होगा वो ब्लैक कलर का होगा, जो कि आपका ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, और बात के तौर पर यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है, Fe2O3 है। ठीक है, फिर अब इस क्रोमेट को, ये जो आपका क्रोमेट बना है, इस क्रोमेट का इस्तेमाल करेंगे और उसमें एसिड को ऐड कर देंगे। एसिड को जैसे ही ऐड करेंगे सर तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा क्या? Na2Cr2O7 जो कि ऑरेंज कलर का होता है। ये देखिए आपका सोडियम क्रोमेट बन गया। ये क्या बन गया सर? आपका सोडियम क्रोमेट। और साथ ही सर ये आपका रिलीज किया। फिर हम इसी क्रोमेट का अगला क्या करेंगे? डाइक्रोमेट यहाँ पे बना सर आपका। अब इस डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करके हम लोग इसको ऐड कर देंगे किसमें? KCl के साथ में। डाइक्रोमेट का हमारा फॉर्म हो गया। क्रोमेट के बाद जब हम एसिड में रिएक्शन कराए फिर आपका डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन हुआ। डाइक्रोमेट के फॉर्मेशन के बाद हम KCl में ऐड कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। हमारे पास में जो है सर आपका क्या है? सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट, और इस सोडियम डाइक्रोमेट को हम लोग KCl के साथ में रिएक्शन करा दिए तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो कि पोटासियम डाइक्रोमेट है वो आपको मिल गया। ठीक है, और साथ में जो है आपका भारत का नमक भी मिल गया NaCl जो कि टाटा। तो अभी फिलहाल जो है 2-4 दिन पहले जो है आपका रतन टाटा का देहांत हुआ, इसके लिए हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं भाई। ठीक है,
और यहाँ बात याद रखिएगा क्या कि जो आपका सोडियम ये सोडियम का ये डाइक्रोमेट का जो क्या काम है भाई, तो इसका यूज किया जाता है आपका पोलर सॉल्वेंट के लिए। पोलर सॉल्वेंट के जैसा इसका इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब यहाँ पर और ये जो इसका यूज होगा पोटासियम डाइक्रोमेट का, इसका यूज करते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए यूज किया जाता है, जो कि आपका येलो कलर का होता है। अब हम लोग जो है इसके आगे जो है छोटा सा बात है वो है प्रॉपर्टी को देखते हैं। चलिए इसको ग्रैब करते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। अब भाई हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रिपरेशन हम लोग देख चुके थे भाई, अब यहाँ से प्रॉपर्टीज कि क्या इसका प्रॉपर्टीज होता है पोटासियम डाइक्रोमेट का। तो सबसे पहला बात है कि हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में सर आपका सबसे पहला बात आता है उसका कलर, कि कलर कैसा होगा। तो बस देख रहे हैं आप, ब्राइट आपके जैसा बिल्कुल चमकता हुआ रेड ऑरेंज कलर का होता है, और साथ ही सर आपका ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, सॉलिड स्टेट में होता है। नेक्स्ट बात आता है सर आपका डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगा, 2.676 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 398 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट होगा सर आपका 500 डिग्री सेल्सियस। सॉल्युबिलिटी जो कि कहा जाए तो ये पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुलने वाला होता है, ठीक है। अगर इसका हीट कैपेसिटी का बात किया जाए तो इसको हीट करने के लिए सर आपके पास भी एनर्जी होना चाहिए 219 जूल पर मोल, ठीक है। लेकिन एक सबसे खतरनाक चीज़ है ये कि ये आपके लंग्स को जो है खराब करता है, ये आपके लंग्स को खराब करता है, ये कार्सिनोजेनिक होता है, कार्सिनोजेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि K2CR2O7 इज ऑल्सो नॉन एज ह्यूमन कार्सिनोजेन, ठीक है। और ऑर्डर के बारे में बात करें इसका तो कोई टेस्ट नहीं होता, ऑर्डरलेस होता है। हालांकि टेस्ट करेंगे ही क्यों, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक होता है, इसका कोई भी लेवल जो है बहुत ही हानिकारक होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ये इन जनरल हम लोग ये देखते हैं, अगर याद आता तो अच्छी बात है, नहीं याद आता तो कोई बात नहीं है। जो याद रखने का बात आता है सर आपका वो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर आपका, ये इसको आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला बात क्या आता है कि जब हम एक एसिडिक सॉल्यूशन, ये एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये इन एसिड, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन एसिडिक सॉल्यूशन इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैन बी, क्या हो सकता है इसका एक्शन, क्या इसका शो करेगा भाई। तो जैसे CR2O7 माइनस है, इसको एसिड के साथ में अगर रिएक्शन कराएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया सर यहाँ पर आपका N फैक्टर, शायद आप लोग पढ़े होंगे N फैक्टर, जो कि P ब्लॉक में था सर आपका, उसको आप देखे होंगे एक बार। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपका आया कितना आएगा, +6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मेशन क्या कर रहा है 2Cr3 प्लस और साथ में 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी। तो इसके E0 में मतलब कि जो है सर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन देखें इसका हम तो 1.334 होता है। हालांकि इस कारण से जो है फिर आपका 10 एसिडिफाइड K2CR2O7 विल ऑक्सीडाइजेज, इस कारण से ये ऑक्सीडाइज करेगा इसको, आयोडाइड को आयोडीन में, मतलब I- को I2 में कन्वर्ट कर देता है। जबकि आपके पास में अगर मान लीजिए सल्फाइड है तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सल्फर में, मतलब कि S2- में है तो सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपके पास में टीन है तो टीन 1 जो है आपका T4 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसका Sn+2 जो है आपका Sn+4 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। वैसे ही आपका यहाँ पर कन्वर्जन आयरन में भी देखा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हम अगर आयरन ले लेते हैं, आयरन 1 है अगर आपके पास में तो आयरन 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे आयरन 2 आपके पास में है तो आयरन 3 में कन्वर्ट करते हैं, मतलब Fe2+2 जो है सर आपका Fe+3 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये आप बहुत ध्यान से इसको रखेंगे। और लास्ट में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि पोटासियम डाइक्रोमेट का यूज का क्या होता है, ठीक है। ये कभी कभी एग्जाम में जो है MCQ के फॉर्म में पूछ लिया जाता है, तो आप बहुत ध्यान से रखेंगे। तो इसका यूज क्या है, तो सबसे ज्यादा यूज क्या है भाई, ऑक्सीडेशन। ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब पहले भी हम बोल रहे थे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है, यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
दूसरा क्या है, वुड प्रिजर्वेटिव, लकड़ी के संरक्षण के लिए, लकड़ी को बचाव देने के लिए, ठीक है। तीसरा आता है सर आपका मैन्युफैक्चरिंग पिगमेंट। चौथा है सर आपका फोटोकेमिकल प्रोसेसेस, जितना भी फोटोकेमिकल रिएक्शन हो उसमें भी यूज किया जा सकता है। और सबसे खासा इस्तेमाल जो इसका किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जो याद रखेंगे वो है आपका सर लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री में भी K2CR2O7 का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही सर आपका फोटोग्राफिक इंडस्ट्री, जितना भी आप फोटो बना रहे हैं घर पे लगाने के लिए, उन सारे में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा हम लोग अभी पढ़े क्या, पोटासियम डाइक्रोमेट के बारे में। पोटासियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन कैसे होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, ठीक है, और उसका जनरली तुम्हारा यूजेस क्या होता है। तो आज का हमारा समाचार ये में समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही।